ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। हालांकि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 98% से भी अधिक हो गई है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत इस समय 95 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। देश में कोविड के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपको नमस्कार और इस चैनल के, इस पॉपुलर चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार और नमन। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अरविंद से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, अगर हम देखें तो इस समय हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हम 95 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम 100 करोड़ के जो डोजेस का जो आंकड़ा है वहां पर पहुंचने वाले हैं। अगर हम इस सफर पर एक नजर डालें तो आज वो दिन याद आता है जब 16 जनवरी का दिन था और हमने पहली बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में शुरू हुआ था। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे और आज 95 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अंदर वैक्सीन लग चुकी है। आप क्या कहेंगे इस सफर के बारे में? सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इसमें एक्चुअली हमने भिन्न भिन्न फेजेस देखी हैं। जब ये 16 जनवरी को टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था जी, तब एक सब तरफ एक डिसबिलीफ यानी विश्वास न करने का माहौल था, या ये कह दें कि क्रिएट कर दिया गया था। हालांकि मेडिकल पर्सनल्स को सबसे पहले ये दी गई थी, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इवन मेडिकल पर्सनल में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन सब में भी बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां थीं, एक भय था, पता नहीं ये क्या करेगी नहीं करेगी। और उसके बाद जब ये जनता के लिए ओपन किया गया जी, तो काफी हद तक लोगों में भ्रांतियां थीं, कुछ जेन्युइन थीं, कुछ जानबूझकर व्हाट्सएप और दूसरे माध्यम से फैलाई गई थी, और जिसे एक शब्द कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, वो बड़े एक विकराल रूप में देखने को आ रहा था। और यही कारण था कि उस समय जगह जगह टीके अवेलेबल थे, लेकिन लगवाने वालों का नंबर ज्यादा नहीं था। उसके बाद फिर हमारे अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव आई, जिसमें आप सब ने जानते हैं कि काफी दिक्कतें हमें पेश की। उसके बाद इसके बारे में भ्रांतियां फिर भी परसिस्ट की, लेकिन तब तक लोगों को समझ आने लगी थी कि भाई इस लगाने से एक बहुत जबरदस्त फायदा होता है, इसमें नुकसान कम है, और जो ये बातें इसके बारे में फैलाई गई हैं ये एक्चुअली गलत हैं और सच्चाई इससे कहीं दूर है। इससे एक टीकाकरण में बहुत जबरदस्त तेजी आई। साथ ही साथ भिन्न भिन्न कदम जो सरकार ने लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसको बड़े व्यापक रूप में पूरे देश में, इवन सुदूर इलाकों में भी इसको मुहैया कराने के लिए, उसका परिणाम ये हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने लगे। इनफैक्ट एक तरफ
वैक्सीन की लाइन लगी होती थी और लोग नहीं होते थे, और अब ये सिचुएशन आ गई कि लोगों की लाइन लगी है और कहीं कहीं तो वैक्सीन भी कम पड़ रही थी। और इसी का नतीजा है कि आज हम 95 करोड़ की एक बड़ी विशाल संख्या को पार करके अपने 135 करोड़ लोगों को करीब करीब, जैसे हम कहें, 100% कवरेज की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। और अगर यही स्पीड चलती रही तो मेरी मान्यता है कि इस साल का अंत आते आते शायद हर व्यक्ति कम से कम एक डोज टीके की जरूर ले चुका होगा, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान होगा। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद कुमार, आज हम लोग वैक्सीन के सफर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा आंकड़ा जब हम बात करते हैं 95 करोड़ वैक्सीनेशन डोज, तो शायद बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज की, अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है जितना हमने वैक्सीन लोगों को लगा दिया है, और या हम ये कह सकते हैं कि कई गुना ज्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन का। तो एक सफर जब हम देखते हैं तो कहाँ एक वैक्सीन का प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ भारत जैसे देश में जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, और जब वैक्सीन की अगर हम शुरुआती दौर की बात याद करें तो जब फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन की बात चल रही थी और दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि भारत कैसे करेगा, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर वैक्सीन के लिए जो कोल्ड स्टोरेज या जिस तापमान की जरूरत है वहां पे हमको एक इंडियन वैक्सीन मिली कोवैक्सीन के रूप में, कोविशील्ड के रूप में, जो यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से काफी कुछ उनको इजी था उनका लॉजिस्टिक्स। इस पर आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, अगेन एक बहुत ही जिसे कहते हैं सटीक सवाल है कि हाँ, जब वैक्सीन की बात हो रही थी तो शायद जब मॉडर्ना और फाइजर आई थी तो लोगों ने ये सोचा होगा कि अरे ये तो इंडिया में कभी मिलेंगी ही नहीं और इंडिया तो कभी इस सब के मामले में नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, पिछले करीब 20-25 वर्षों में इंडिया वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स बनाने के मामले में एक विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका है, और सबसे ज्यादा टीके न केवल कोविड के, इससे पहले भी जो और जितने भी टीकाकरण अभियान है उसमें सबसे ज्यादा टीके हमारे यहाँ बनते हैं, सस्ते बनते हैं, बहुत उच्चतम स्तर के बनते हैं और पूरे विश्व को वो निर्यात होते हैं। और उसी इंस्टीट्यूट ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड वैक्सीन ली उसका लाइसेंस लिया, और उसके साथ साथ ही हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को वाकई पूरा क्रेडिट कि उन्होंने एक प्योरली इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन को इतने रिकॉर्ड समय में डेवलप कर दिया, उसको बनाने की पूरी फैसिलिटी स्टार्ट कर दी, और कोविशील्ड आने के थोड़े समय के बाद ही वो पूरी देसी कोवैक्सीन भी अवेलेबल हो गई, जिसमें फाइजर और मॉडर्ना जैसे ठंडा, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना को -70 डिग्री पर रखना होता है, जो एक बहुत अपने आप में चैलेंज है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड को हमें 4 से 8 डिग्री पे रखना होता है, जिसके लिए हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान पूरी तरह सक्षम था, क्योंकि ऑलरेडी जो उसमें वैक्सीन लग रही थी वो इसी टेम्परेचर पर स्टोर की जाती थी। तो जिसे कहते हैं ना पिगी बैक करना, कि जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण नेटवर्क था, जो पूरी उसकी एक रीढ़ की हड्डी पूरे देश में ऑलरेडी बनी हुई थी, उसी को थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए, उसी को और ज्यादा पॉपुलराइज करते हुए और ज्यादा एक्सपैंड करते हुए, उसके साथ साथ इसको भी पूरे देश में रोल आउट कर दिया गया। आपने यूरोपियन देशों की बात की थी सिद्धार्थ जी, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब 7-8 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं, और यूएस जैसा बड़ा देश भी, उनकी टोटल जनसंख्या 30 और 35 करोड़ के बीच में है, हम 135 करोड़ से ऊपर हैं। तो शायद अगर हम यूरोप के सारे देश और यूएसए इन सबको भी मिला देंगे तो वो जनसंख्या हमारे बराबर नहीं हो सकती। तो नेचुरली उन देशों ने बड़े बड़े प्लांट लगाए, उन्होंने खूब भारी मात्रा, यूएस ने तो खासकर से भारी मात्रा में वैक्सीन की होर्डिंग की, मतलब विश्व तड़पता रहा और उनके यहाँ वैक्सीन शेल्व्स में एक्स्ट्रा रखी रही, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की। लेकिन भारत ने दरिया दिली दिखाई और अपने यहाँ थोड़ी सी शॉर्टेज होने के बावजूद भी विश्व के कई देशों को एक्सपोर्ट की। लेकिन आज हम
अपने पब्लिक को भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दे पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस कोवैक्सीन ये कोविड के वैक्सीन के सफर को अगर देखें तो उसमें एक हमारा जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का रोल है, उन्होंने जिस तरह से इस कठिन समय में न्यूनतम समय में एक वर्ल्ड क्लास वैक्सीन दी, तो उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमें हमारे साइंटिस्ट ने विश्व स्तर पर अत्यंत सम्मान दिलाया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अरविंद, आज हम इस सफर पे इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक आम आदमी के लिए, जो हमारा आम लिसनर है या देश का एक जो आम नागरिक है, गए और वैक्सीन लगवा ली, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत इन्वॉल्व है, कितने साइंटिस्ट लगे हैं, कितने प्लांट्स लगे हैं, कितना लॉजिस्टिक्स लगा है, कितने कोल्ड चेन में लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे हम बड़े ही सरल रूप में देखते हैं, और जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं और हम उस पर एनरोल करते हैं, हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इस पर भी चर्चा करना, जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो WHO ने और विश्व के अनेक देशों ने भारत के इस कोविन प्लेटफॉर्म की भी प्रशंसा की है, जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है। और इस पर आप क्या कहेंगे हमारे इस कोविन प्लेटफॉर्म पर? इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक तो हुआ कि वैक्सीन को डेवलप करना, जो एक रिसर्च का सब्जेक्ट था, जहां हमारे साइंटिस्ट ने, मैं कहूंगा 10/10 स्कोर किया। एक बहुत ही कठिन समय में, न्यूनतम समय में उन्होंने वर्ल्ड क्लास वैक्सीन डेवलप करके दे दी। वो एक अपने आप में अजूबा था। उसके बाद दूसरा स्टेप आया, उसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करना, वो भी दोनों ही कंपनियों ने की। तीसरा स्टेप आया, भारत जैसे विशाल देश के सुदूर इलाकों में उसको कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए भेजना। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था, और वो कार्य भी, और ये हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में बहुत जबरदस्त समन्वय की जरूरत थी। कोविड वैक्सीन सेंटर से, वहां से वैक्सीन उठेगी, भिन्न भिन्न राज्यों के कैपिटल में जाएगी, वहां से जिलों में बटेगी, वहां से छोटे छोटे शहरों में बटेगी। अपने आप में यह एक सप्लाई चेन का, मैं कहता हूं, एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण था। अब ये चेन ये पहुंच गई, इसकी सबसे जरूरी है कोल्ड चेन मेंटेन करना, उसको आइडेंटिफाइड जगहों पे, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो या दूसरे सेंटर्स हो, वहां उसको लगवाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया करना। उस प्रॉपर प्रक्रिया में, क्योंकि इसके लिए कुछ इंडिकेशंस थे कि 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी, शुरू में खाली मेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी, फिर कुछ 45 से ऊपर के लोगों को लगी, तो उसकी अपनी कैटेगरीज थी। फिर करोड़ों लोग अगर आ जाएंगे तो आपका वहां ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो उनको सबको एक ऐप डेवलप करना, जो कोविन ऐप आया, उस ऐप में लोगों को रजिस्टर करना, उनका सारा डेटा कैप्चर करना, और सब कुछ आधार कार्ड को एक केंद्र बिंदु मानते हुए करना, ताकि उसका एक सेंट्रलाइज प्रॉपर डेटाबेस डेवलप हो। फिर उससे उनको नंबर देना, सेंटर पर वो वैक्सीन पूरे हाइजीनिक तरह से लगवाना, लोगों को आधा घंटा बैठे रहने देना। मैं आपको स्वयं बताना चाहूंगा कि ये आधा घंटा बैठे रहने की जो रूल था, इतना रिजिडली फॉलो किया गया है कि मैं स्वयं देख के दंग रह गया था कि हमारे यहाँ अक्सर चलता है, एटीट्यूड होता है, लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कहीं भी वो चलता है एटीट्यूड मैंने नहीं देखा। उसके बाद लोगों को सर्टिफिकेट मिलने के लिए फिर वही कोविन ऐप काम आया। तो ये, और इस बीच में आरोग्य सेतु ऐप भी आया, जिसने लोगों को इसके बारे में रजिस्टर किया। तो ये वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ द सेंटर जहां वैक्सीन लगनी है, कोविन ऐप का डेवलपमेंट, कोविन ऐप पर लोगों का रजिस्ट्रेशन, उसके माध्यम से स्लिप और डेट और टाइम और जगह अलॉट करके आपको वैक्सीन लगना, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मिल जाना। यह अपने आप में एक बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन उसको सब लोगों के समन्वय से, कोलैबोरेटिव एफर्ट से बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया गया। और मेरे ख्याल से इससे विश्व में भारत की साख बहुत बहुत ऊंची होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे लिसनर्स से साझा की है। और अगर हम देखें तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें या अक्सर अभी भी बहुत सारे लोग जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो तरह तरह के ख्यालात उनके मन में आते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ऐसा आपने भी अपने सेंटर पर एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है वहां जाके एक सेल्फी लेना, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना और इस बात की खुशी महसूस होना कि नाउ आई एम प्रोटेक्टेड, न सिर्फ मैं प्रोटेक्टेड हूं बल्कि मेरे साथ बाकी लोग, समाज में जो दूसरे लोग हैं उनको भी मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। एक ये फीलिंग लोगों के अंदर आपने देखी? जरूर देखिए सिद्धार्थ जी, ये तो पहले दिन से मुझे अपना स्वयं याद है कि मैं जब ये 16 जनवरी से शुरू हुआ था, मैंने अपना पहला टीका 21 जनवरी को लगवाया था। तो मैं स्वयं जब वहां लेने गया था तो मेरे अस्पताल में एक स्टैंडी बनी हुई थी जो एक फ्रेम सा बना हुआ था और जिसपे लगा हुआ था कि आई हैव गॉट वैक्सीनेटेड, और उसके पीछे खड़े होकर के वी का निशान उंगलियों से दिखाते हुए मैंने भी वो फोटो खिंचवाई थी और सभी लोगों ने खिंचवाई थी। बल्कि हमारे अस्पताल में तो मेदांता में तो एक टी शर्ट तक बनी थी और हम सब कंसल्टेंट्स वो टी शर्ट पहन रहे थे, आई एम वैक्सीनेटेड। तो यह एक जिसे कहते हैं ना गौरवान्वित महसूस करने वाला एहसास था कि हमारे देश ने ये वैक्सीन डेवलप कर ली, वैक्सीन अवेलेबल है, हम वैक्सीन लगाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने समाज को और अल्टीमेटली अपने देश को प्रोटेक्ट करके अपनी एक राष्ट्रीय ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैं हमेशा हर न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे ये कहता रहता था कि वैक्सीनेशन लगवाना एक पर्सनल काम नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक राष्ट्रीय ड्यूटी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इसको एक राष्ट्रीय ड्यूटी समझ करके करेगा और लगवाएगा और सारे 130 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तभी हमारा देश कलेक्टिवली अपने को सेफ महसूस कराएगा। जैसा कि कहा जाता है, नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। तो जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक हम में से कोई भी सेफ महसूस नहीं कर सकता। और लगवा के लोगों को बताना और उनको एनकरेज करना, ये अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर अरविंद कुमार। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर पर फोन कर सकते हैं, डॉक्टर अरविंद से सवाल कर सकते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से गुरुनाथ जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल था सर, अभी ये जो 18-20 हजार जो केसेस सर सामने आ रहे हैं जी, उनमें क्या ये जो डेल्टा वेरिएंट है जो उसके भी केसेस सर पाए जाते हैं क्या हमारे देश में? और जो नए वेरिएंट का कोई संभावना है क्या हमारे देश में आने की? और ये जो वेरिएंट होते हैं जी, उनकी टेस्टिंग सर यही आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन की तरह ही होती है क्या सर? जी डॉक्टर अरविंद, जब से कोविड आया पहले तो आपको नमस्कार। तो आपने कहा कि क्या डेल्टा वेरिएंट अभी आजकल के 18,000 में हो रहा है कि नहीं? तो देखिए, ये जो वेरिएंट का पता करना है, यह कोई एक सिंपल सा रैपिड एंटीजन टेस्ट करना नहीं है। इसके लिए वो सैंपल एक स्पेशलाइज्ड लैब में जाता है जहां उसकी पूरी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाती है और फिर उसका पता लगता है। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें सैंपल्स कंटिन्यूअस बेसिस पे कलेक्ट होके लैब में जाते हैं और चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद हमें ये डेटा मिलता है। तो हाँ, कुछ समय पहले डेल्टा वेरिएंट हमारे यहाँ दिख रहा था जरूर। आज की तारीख में जो 18,000 केसेस हैं उसमें ये है कि नहीं, ये हम आपको कुछ हफ्तों के बाद ही बता पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कही कि रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर हमें कोविड है या नहीं ये बताते हैं। कौन सा वेरिएंट है उसके लिए, जैसा कि मैंने कहा, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। तीसरी बात आपने पूछी थी कि क्या कोई और नया वेरिएंट आ सकता है कि नहीं। तो देखिए, वेरिएंट आने की संभावना हर वायरस के साथ हमेशा रहती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या कोविड हो। लेकिन अगर हम इसको अपने आप को वैक्सीन से प्रोटेक्ट करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिजिडली फॉलो करके उसके ट्रांसमिशन को रोकें, तो जरूर हम नए वेरिएंट्स को डेवलप होने से
कहीं ना कहीं कुछ हद तक जरूर रोक सकते हैं। जी, और अब हम रुक करते हैं शामली का, जहां से मोहम्मद आलम जी कार्यक्रम से अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। आलम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो आलम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है आलम जी से हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर अरविंद, वैक्सीन की बात चल रही है। हमारे एक श्रोता ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे पास मल्टीपल वैक्सीन का ऑप्शन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक वी की, तो इन्हें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो मैं इसका हमेशा एक ही जवाब देता हूं कि ये सभी वैक्सीन इफेक्टिव हैं। स्पुतनिक भी अच्छी है, कोवैक्सीन भी अच्छी है, कोविशील्ड भी अच्छी है। जब मैं स्वयं लगवाने गया था तो मैंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। उस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों थी। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये कौन सी लग रही है। मुझे दोनों पर पूरा विश्वास था। मैं गया, मैंने लगवा ली, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी में पूछा कि भाई मुझे बता तो दो कि कौन सी लगी है। उन्होंने कहा जी ये लगी है। तो मेरा जवाब आपको ये है कि लगवाना, कौन सी लगवाएं, इस सवाल से कहीं ज्यादा अहम है। जो भी आपके निकटतम केंद्र में इजीली अवेलेबल है, आप उससे लगवाएं। एक और दूसरे के बीच में कंपटीशन या चॉइस करने की जरूरत आज की तारीख में नहीं है अभी। जी, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से अजीत कुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा दूसरा टीका लगवाने का नंबर है और मुझे खांसी जुकाम सा हो रहा है, मैं इस वक्त में लगवाऊं या नहीं लगवाऊं? जी देखिए, अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन रुक जाइए, तो आपका खांसी जुकाम वगैरह सेटल हो जाए, उसके बाद लगवा लीजिएगा। आपका लगवाने का डेट अगर है तो उसमें अगर 10-15 दिन की डिले हो जाएगी तो उससे कोई ऐसा वो नहीं होगा। प्रायः हम लोग कभी भी किसी तरह का बुखार हो, जिसे कहते हैं फिब्राइल इलनेस, तो कभी भी कोई फिब्राइल इलनेस हो तो उसमें एक्टिव फिब्राइल इलनेस के समय हम टीका लगवाने के लिए मना करते हैं। तो मैं कहूंगा कि 2 हफ्ते वेट कर लें और उसके बाद लगवा लें। जी, और अब हम रुक करते हैं श्री गंगानगर राजस्थान का, जहां से सबरन जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी बहुत नमस्कार। मैं सर, मेरा ये सवाल है जी कि जैसे हमने 2 डोज लगवा ली है जी, तो मतलब ये दूसरी डोज काफी, या कोरोना को पूरी तरह से मतलब रोकने के लिए तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ सकती है? जी डॉक्टर। देखिए, आज की तारीख में जो सरकार का नियम है उसके अनुसार अभी दूसरी डोज लगवाने के 2 हफ्ते के बाद आप अपने को सुरक्षित महसूस, लेकिन सुरक्षित महसूस करने का मतलब ये नहीं कि जो कोविड संयम है, मास्क लगाना, 6 गज की दूरी रखना, किसी एक बंद जगह पे ज्यादा लोगों का इकट्ठा ना होना और बार बार हाथ धोते रहना, ये जो 4 मूलभूत नियम हैं, इन नियमों का पालन आपको कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी करना पड़ेगा। जहां तक तीसरी या बूस्टर डोज का सवाल है, तो कुछ देश हैं जिन्होंने अभी इसकी शुरुआत कर दी है। हमारे यहाँ पर अभी इसके बारे में कोई सरकारी नियम नहीं बना है, और आज की तारीख में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप तीसरी डोज लगवाने की बात ना करें। दूसरी डोज लगवाने के बाद कोविड संयम का कड़ाई से पालन करें, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश में नीमच का, जहां से अरविंद बैरागी जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी बैरागी जी नमस्कार। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक चीज जानना चाहता था, जैसे वैक्सीन लगने के बाद में, दोनों डोज लगने के बाद, जैसे मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है और मैं किसी कोई ऐप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी एक डोज हो गया और दूसरा डोज लगने वाला है, तो मुझे इसका प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? जी तो ये आप जब जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहाँ जो एजेंसी होगी, जो लोग आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे होंगे, आप उनसे ये कंसर्न साझा कर लें और वो लोग आपका आधार कार्ड लेकर के आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बता देंगे। सबसे अहम जो चीज है वो हमारा आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा।
जी डॉक्टर अरविंद, और हमारे एक श्रोता ने ये पूछा है कि इन्हें लॉन्ग कोविड हो गया था। लॉन्ग कोविड होने के बाद थोड़ा सा लंग्स कह रहे हैं सांस अक्सर फूलती है, अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है सांसों पर। तो अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए ये कौन सा व्यायाम या कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक बार किसी चेस्ट फिजिशियन को कंसल्ट जरूर करें। अपना रेस्टिंग सैचुरेशन चेक करें, 6 मिनट तेजी से वॉक करें। वॉक करने के बाद सैचुरेशन चेक करें कि कहीं उसमें ऑक्सीजन गिरता तो नहीं है। फिर आप किसी चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं। 2 टेस्ट होते हैं जो हमारे लंग्स की स्थिति को विस्तार से बता देते हैं, एक HRCT चेस्ट और दूसरा लंग फंक्शन टेस्ट। मैं रूटीन में इन दोनों में से किसी भी को भी टेस्ट को करने की कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो मैं ये कहूंगा कि किसी फिजिशियन से मिलें, और अगर वो समझेंगे तो वो डॉक्टर ऑर्डर करेंगे तो करा लीजिए। अगर HRCT चेस्ट नॉर्मल है और लंग फंक्शन टेस्ट में आपके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं तो आप कुछ मत करिए, केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें गहरा सांस खींच करके छाती को फुला करके हम ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकते हैं। कोशिश करें कि 30-40 सेकंड तक आपकी सांस रुक पाए। हर घंटे में अगर आप 3-4 बार इस तरह से गहरी सांस लेके उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो लंग्स आपके धीरे धीरे अच्छे खुल जाएंगे। और बाकी सुबह शाम थोड़ा खुली जगह में जाके आप तेज वॉक भी कर सकते हैं। एकदम से बहुत ज्यादा मत करिएगा, धीरे धीरे कुछ चंद मिनट से शुरू करिए, हर हफ्ते में उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। समय के साथ ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन कृपया इसको किसी डॉक्टर की निगरानी में करें, अपने को पूरा चेक कराने के बाद करें, और जरूरत हो डॉक्टर कहें तो CT स्कैन, HRCT और PFT 2 चीजें जरूर करा लें। इससे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर अरविंद, अब चलने का समय नजदीक आ गया है। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्योहारों का मौसम नजदीक है, तो ऐसे में त्योहार भी मनाना है, सबसे मिलना जुलना भी है, तो किस तरीके से कोविड से बचे रहें और त्योहार भी मनाएं, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने कहा है कि त्योहार आ रहा है, और एक वीडियो हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, डॉक्टर सूर्यकांत, उन्होंने अभी सर्कुलेट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि नवंबर पार तो नैया पार। तो मैं डॉक्टर सूर्यकांत के शब्दों को रिपीट करूंगा कि नवंबर का जो महीना है और अभी जो अक्टूबर है, जिसमें अभी करेंटली एक त्योहार चल रहा है, फिर 15 तारीख को हमारा दशहरा है, उसके बाद और त्योहार है इस महीने में, फिर 4 तारीख को दिवाली है। तो ये सब अगले 1 महीने का वक्त त्योहारों का है। अगर हम इनको अपने अपने परिवार के साथ अपने घर की सीमाओं के अंदर मनाएं और त्योहारों के बावजूद कुछ 1-2 महीने के लिए और कोविड संयम का पालन करें, और दूसरा जो टीकाकरण इतनी तेजी से चल रहा है उसमें पूरा सहयोग करके कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हमारे 100% लोगों का टीकाकरण हो जाए। तो एक तरफ टीकाकरण, दूसरा तरफ सबके द्वारा कोविड संयम का पालन। अगर ये 2 चीज हम कर लेंगे तो वो जो तीसरी वेव जिसका पूरा देश को एक डर था, पूरा देश जिसके थॉट से सहमा हुआ था, शायद हम उसको रोक पाने में सफल होंगे। ये मेरा आप सब लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। डॉक्टर अरविंद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी, आपको भी और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। नमस्कार सर। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अरविंद ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करते रहिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR@NSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।